हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th का हिंदी का फर्स्ट चैप्टर जो कि सिटीज का है और प्रेमचंद और उनकी कहानी है दो बेलों की कथा, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम प्रेमचंद का जीवन परिचय के बारे में पढ़ते हैं कि प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्हई गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता। अभावों का मतलब होता है कमियों में, संघर्षपूर्ण बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र का मतलब था इस्तीफा, और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। यानी 1880 में इनका जन्म हुआ और 1936 में कथाकार का मतलब होता है कहानीकार का देहांत हो गया, और देहांत का मतलब होता है मृत्यु। प्रेमचंद की कुछ कहानियां हैं जो कि कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है, जैसे सेवा सदन, प्रेम आश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास है। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रचुर मात्रा का मतलब भरपूर मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। अर्थात प्रेमचंद का मानना था कि समाज में जो भी परिवर्तन ला सकते हैं वो हम साहित्य के माध्यम से ही ला सकते हैं। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। अर्थात उन्होंने जो भी कुछ अपने गांव और शहर के परिवेश को देखा, वातावरण को देखा, उन्होंने ही उस अपने कथा साहित्य में उन्होंने वर्णन किया है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। व्यापक का मतलब विशाल है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। आत्मीयता का मतलब होता है अपनापन। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। लोक प्रचलित का मतलब था जो आम बोलचाल में प्रयोग में ली जा रही है। अब जो ये पाठ है उसमें दो बेलों की कथा है, उसके माध्यम से उन्होंने क्या बताया है कि दो बेलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से, परोक्ष का मतलब होता है इनडायरेक्ट रूप से, परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। अब शुरू होता है हमारा चैप्टर दो बेलों की कथा। अर्थात इसमें दो बेल होते हैं, उसमें उनका एक मालिक होता है, जो मेन मालिक होता है वो उसके साला, उसका नाम होता है गया, तो उसको उन बेलों को बेच देता है। लेकिन जो गया है वो बेलों को अच्छे से चारा पानी नहीं देता है, तो वो वहाँ से खुदा करके और वापस अपने मेन मालिक के पास ही आ जाते हैं। और बीच में पाठ के बीच में एक लड़की आती है जिसकी जो कि सौतेली माँ होती है उसकी, और उस लड़की को बहुत मारती है। और ऐसी स्थिति ही उन बेलों की होती है, तो उन दोनों में आत्मीयता हो जाती है और वो लड़की रात में चुपके से उन दोनों बेलों को आकर के रोटी दे जाती है। तो इस कहानी में पढ़ते हैं कि जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। बुद्धिहीन का मतलब था जिसमें बुद्धि नहीं है। हम जब किसी आदमी को पगले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। अर्थात हम किसी भी व्यक्ति को बेवकूफ़ की उपाधि देते हैं, हम उसको इनडायरेक्ट रूप से हम उसको गधा ही कह देते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। अतः जब कोई भी गाय ब्याती है तो वो अपने बछड़े को, नवजात बछड़े के पास में किसी को आने नहीं देती, और अगर उसके पास में कोई आता है तो वो सिंघनी की तरह उसे मारने दौड़ती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर
एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। विषाद का मतलब होता है दुख। सुख दुख, हानि लाभ, किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। पराकाष्ठा का मतलब होता है अंतिम सीमा पर आदमी उसे बेवकूफ़ बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़ काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम हैं। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। मिसाल का मतलब होता है उदाहरण। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गहने बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। अर्थात गधे का छोटा भाई बैल को बता दिया गया है, जो कि उससे गधे से कम बेवकूफ़ समझा जाता है। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के टाव का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गद्दे से नीचा है। अर्थात कभी कभी बैल तो आक्रामक भी हो जाता है, तो उसका स्थान गद्दे से नीचे बता दिया गया है। अब इसमें कहानी है कि जूरी काची दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। अर्थात जूरी काची के 2 बैल थे, उसके दोनों बैलों का नाम था हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, दिल में ऊंचे। दिल का मतलब था शरीर। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। मूक भाषा का मतलब होता है मौन भाषा में, और विचार विनिमय का मतलब होता है अपने विचारों का आदान प्रदान करना। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से। विनोद का मतलब होता है हंसी मजाक। आत्मीयता के भाव से। आत्मीयता का मतलब होता है अपनापन। जैसे दोस्तों दोस्तों में घनिष्ठता होते ही ढोल धक्का होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ खुशखुशी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर डाल रहे। चेष्टा का मतलब होता है इच्छा। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोरी को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूँ बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा, कौन जाने। पर जूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने के में दांतों पसीना आ गया। अर्थात उसको वहां तक ले जाने में दोनों बैलों ने बहुत परेशान कर दिया। पीछे से हाँकता तो दाएं बाएं भागते, पगैया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर लगाते। पगैया का मतलब होता है रस्सी होती है उनको बांधने की। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो जूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। कसर का मतलब होता है कमी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया। जालिम का मतलब था दुष्ट। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था, जिसे उन्होंने अपना
समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। बेगानों का मतलब था पराये से। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा। कनखियों का मतलब होता है, कनखियों से देखने का मतलब होता है तिरछी नज़रों से देखना। और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया अर्थात सब सोने लग गए तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे। अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। जूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरने पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है। गराव का मतलब था रस्सी, गले में डालने वाली जो रस्सी होती है उसे बोलते हैं गराव। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है। जूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। गदगद होने का मतलब होता है प्रसन्न होना। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। अभूतपूर्व का मतलब होता है जो पहले कभी न हुई हो। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है वे, उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का कोई साहस न हुआ। किसी को कोई साहस न हुआ। जूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। बोली, कैसे नमक हराम है बैल कि एक दिन वहां काम न किया, भाग खड़े हुए। जूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। आक्षेप का मतलब होता है कटाक्ष या टोंट। नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करती? स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिलाकर रखते हैं। जूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नांद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस। क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। ताकने का मतलब होता देखने लगे। जूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देते बे? मालकिन मुझे मार ही डालेगी। चुरा कर डाला ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। दूसरे दिन जूरी का साला आया और बोला, और बैलों को ले चला। अब की अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। दो चार बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। यानी हीरा, दोनों बैलों में से हीरा नाम का बैल था, वो ज्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। अर्थात उसकी उन दोनों की खूब जमकर पिटाई की। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली, चूनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। जूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी। आहत सम्मान को की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नांद की तरफ आंखें तक न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक में खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के पार हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। व्यर्थ का मतलब बेकार है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बार मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है। दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला,
कहो तो दिखा दो कुछ मजा में भी। लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ। मुझे मारेगा तो मैं भी एक एक को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का ये धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया ना, मतलब मन ही मन परेशान होकर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों में मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया हो। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। आत्मीयता का मतलब अपनापन, अर्थात उस जो बैलों की कंडीशन थी वही उस लड़की की कंडीशन थी। इससे आगे का हम अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।